हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। हम आपको दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे, यानी आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको स्टार्ट किए थे, उस टॉपिक में जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन चल रहा था। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है पढ़ने में क्योंकि कई यूरोपीय देश आते हैं। यूरोप के कई देश भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए, जिसमें पुर्तगाली होते हैं, फ्रांसीसी होते हैं, डच होते हैं, डेनिश होते हैं, अंग्रेज होते हैं। तो फाइनली दोस्तों होता क्या है कि और सारी शक्तियां तो परास्त हो जाती हैं, लेकिन अंग्रेज जो है दोस्तों भारत के नसों में, यानी भारतीय राजाओं के नसों में इस तरीके से समा गए थे, या कहें कि भारत की पारिस्थितिकी जीवन से, यानी भारत में जो भी विविधता था, चाहे वो हिंदू शासक होते थे, चाहे मुस्लिम शासक होते थे, चाहे नवाब होते थे, या उनकी जो भी क्षेत्रीय विषमताएं थी, उस विषमताओं में ये लोग इतने अच्छे से घुल मिल गए थे दोस्तों कि धीरे धीरे व्यापार करने की जो इनकी नीति थी, व्यापार के उस नीति को ये लोग बदलते हुए जो है दोस्तों राजनीति करने लगते हैं, यानी स्वयं शासन और प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह प्रयोग यह जो है दोस्तों कब स्टार्ट करते हैं, जब यह 1757 का प्लासी का युद्ध जीतते हैं और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बंगाल पर कहीं ना कहीं दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य था दोस्तों कि अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जैसे किसी राजा को बैठा दिए, पूरा का पूरा राज वहां की शासन प्रशासन की व्यवस्था अपने अनुसार चला रहे हैं और केवल राजा जो है तनख्वाह पा रहा है दोस्तों, न तो वह जनता की सुन रहा है न तो किसी की सुन रहा है। और परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ता है और बंगाल जो है कुपोषण, दरिद्रता, गरीबी की तरफ जो है बढ़ता चला जाता है। जबकि मुगल काल में बंगाल जो है दोस्तों सबसे समृद्ध प्रांत हुआ करता था। तो फाइनली दोस्तों हमने बताया था कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो है कैसे बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। बंगाल के बाद दोस्तों जो है भारत में जितनी भी राजनैतिक रूप से विषम परिस्थितियां थी, चाहे वो मराठे थे, चाहे निजाम थे, चाहे अवध थे, चाहे सिख थे, यानी सब अपने अपने हित के लिए दोस्तों लड़ रहे थे, यानी सब अपने अपने शासन के लिए लड़ रहे थे। वहीं अंग्रेज जो है दोस्तों एक के बाद एक बैक टू बैक जो है दोस्तों एक एक राज्यों को कब्जे में करते चले जा रहे हैं, यानी पूरे के पूरे ब्रिटानिया हुकूमत में भारतीय राज्यों को मिलाते चले जाते थे। जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अंग्रेज पहले बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। बंगाल पे नियंत्रण स्थापित करने के बाद दोस्तों उनका मंशा ये होता है कि हम पूरे के पूरे इस दक्षिण भारत की राजनीति को अपने नियंत्रण में ले। इसी क्रम में दोस्तों वह जो है मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। मैसूर मतलब कर्नाटक पर, यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराने के बाद यह मैसूर पर कब्जा करते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों इसके पहले हमने आपको दो वीडियो में आपको अच्छे से बताया कि वह इनका ध्यान पूरी तरीके से अब इस अवध पर था दोस्तों। तो अवध पर दोस्तों यह नियंत्रण कैसे स्थापित करते हैं आज वाली वीडियो में, और इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे फाइनल आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेजों के नियंत्रण में कैसे अवध चला गया। अवध का सीमा विस्तार या उसकी राजनीतिक जो भी विस्तार था, इसके पहले वाली वीडियो हमने आपको अच्छे से बताया। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप पुराने वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं। तो हमने दोस्तों इसके पहले हम जो है दोस्तों सादत खान यानी बंगाल के एक नवाब सादत खान के बारे में बताया था। सादत खान के बाद उनका बेटा दामाद जो सफदर जंग गद्दी पर बैठता है उसके बारे में बताया था, और शुजाउद्दौला के बारे में बताया था। तो यानी तीन नवाबों को अवध के, माफ करिएगा अगर हमने बंगाल बोल दिया था, अवध के तीन नवाबों को हमने आपको अच्छे से बताया था। आज दोस्तों हम उसी अवध के माफ करिए आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हुआ है आसुफदौला। तो आइए देर न करते हुए दोस्तों, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और आपको कंटेंट ज्यादा मिले और आप अच्छे से समझ पाए, तो आसुफदौला को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। 1775 से 1797 इसका कार्यकाल है। इसने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से कि किसने फैजाबाद की जगह अवध की राजधानी लखनऊ बनाया था। तो वह व्यक्ति था आसुफदौला। हमने यहाँ पर लिखा है इसने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया था, और इसने लखनऊ में भूल भुलैया महल, रूमी दरवाजा एवं बिना स्तंभ वाला इमाम बाड़ा बनवाया था। यानी भूल भुलैया, बिना स्तंभ वाला इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण करवाया था। फाइनली दोस्तों जब यह
असदुद्दौला की मृत्यु होती है तो इसे उसी इमामबाड़े में दफना दिया जाता है। हमने यहाँ पर बताया, लिखा भी है, लखनऊ के इमामबाड़े में इसे दफनाया भी जाता है। लखनऊ के नजीमाबाद में चांदी की असरफी यानी टकसाल निर्मित करवाया था, जहां से चांदी की असरफी या कहीं सिक्के ढाले जाते थे। तो ये जानकारी थी दोस्तों असदुद्दौला के बारे में, जिसमें जो है दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना कि फैजाबाद की जगह लखनऊ राजधानी बनाया गया था। इसी के समय में दोस्तों फैजाबाद की संधि होती है 1775 में। आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप और संधियों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो संधियां महत्वपूर्ण है, एक बनारस की संधि और एक फैजाबाद की संधि। कारण क्या है दोस्तों कि बनारस की संधि, नाम बनारस की संधि दिया जा रहा है लेकिन बनारस का कोई जिक्र नहीं है, और उसी क्रम में दोस्तों फैजाबाद की संधि हो रही है और फैजाबाद का कोई जिक्र ही नहीं है। यानी 1773 में जो हमने बनारस की संधि बताया था तो उसमें बनारस का कोई जिक्र नहीं है। उसी तरीके से दोस्तों फैजाबाद की संधि हो रही है और फैजाबाद का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र किसका हो रहा है दोस्तों? जैसे फैजाबाद की संधि 1775 में हो रहा है, किनके बीच हो रहा है दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स और असदुद्दौला के बीच हो रहा है। संधि की शर्तें क्या है? अवध से बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। अवध से बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। क्यों ले लिया दोस्तों? क्योंकि अभी आप बताए थे कि जो शाह आलम द्वितीय थे मुगल बादशाह, वह चले गए थे मराठों के संरक्षण में। और दोस्तों अवध से बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। राजमहल की जो महिलाएं थी, उनके जो बहू बेगम थे, उनके सदस्यों का सम्मान एवं संपत्ति का दायित्व कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया। यानी अंग्रेजों ने जो भी वो राजमहल की महिलाएं होती थी और जो राजमहल के परिवार के जो भी सदस्य थे, उनके सम्मान और संपत्ति का जिम्मेदारी जो है दोस्तों अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया। लेकिन किए क्या दोस्तों कि 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर जॉब मिल्टन ने अवध की बेगम बहुओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके आभूषण को लूट लिए। इसी घटना को आधार बनाकर एक अंग्रेज व्यक्ति था जो कि नैतिक रूप से थोड़ा सा मोरल था, नैतिक रूप से थोड़ा सा सत्यवादी था, बर्क नामक व्यक्ति ने वारेन हेस्टिंग्स पर याचिका दायर की और कई किताबों में लिखता है कि उसने महाभियोग चलाया था वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अवध के प्रशासन की निंदा की गई थी। यानी आगे चल के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अवध के प्रशासन की निंदा की थी। तो अवध के जब प्रशासन की निंदा की तो अवध का एक योग्य जो है मंत्री था हैदर बेग ने अंग्रेजी सेना हटाने की मांग की, ताकि 74 लाख रुपए जो उनपे सालाना खर्च हो रहा है उस खर्च से बचा जा सके। हालांकि कॉर्नवालिस ने सेना नहीं हटाया, खर्च जो है 74 लाख रुपए था उसे घटा करके 50 लाख कर दिया। हमने यहाँ पर लिखा है वर्ष में उसे बचाया जा सके। कॉर्नवालिस ने सेना नहीं हटाया बल्कि जो खर्च 74 लाख रुपए था उसे घटा करके 50 लाख कर दिया। यानी अवध में एक अंग्रेज रेजिडेंट हुआ करता था जिसका खर्च जो है अवध देता था और वह अंग्रेजी सेना होती थी, उन पर नियंत्रण स्थापित करता था। यह सारी शर्तें जो है दोस्तों जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो जो उसमें संधि हुआ था इलाहाबाद की, उसमें हमने आपको बताया था पहली संधि इलाहाबाद की और इलाहाबाद की दूसरी संधि उनकी शर्तें थी। अब दोस्तों असदुद्दौला के बारे में इतना। अगला जो नवाब बन रहा है उसका नाम है वजीर अली खान। इनके बारे में दोस्तों कुछ नहीं पढ़ना है। 1797 से 1798 इनका एक वर्ष का कार्यकाल था। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है। अगला जो नवाब बनता है सादत अली खान 1798 से 1819 में। इनके कार्यकाल में दोस्तों माफ करिए 3 गवर्नर जनरल के बारे में जान जाइए कि ये तीनों गवर्नर जनरल कैसे जो है दोस्तों अवध को लूट रहे हैं, यानी अवध को कामधेनु गाय या कहें दुधारू गाय की तरह कैसे दुह रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं। और बाद में जो है दोस्तों फाइनली आरोप क्या लगाएंगे, अवध में प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं चल रही हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके जो है दोस्तों अवध को ब्रिटानिया हुकूमत में मिला लेते हैं। तो सादत अली खान थे। जान शोर के बारे में जान जाइए दोस्तों। 50 लाख रुपए जान शोर को देना पड़ा था गद्दी पर बैठने के वजह में। यानी जो ये सादत अली खान जो राजा गद्दी पर बैठा था अवध की गद्दी पर जो बैठा था इसके लिए इसने जो है जान शोर को 50 लाख रुपए दिया था। जाहिर सी बात है राज्य का पैसा अंग्रेज ले गए 50 लाख रुपए। जान शोर ने इलाहाबाद का क्षेत्र ले लिया। अब इलाहाबाद का क्षेत्र भी जान शोर ने ले लिया। वजीर अली खान को 50,000 वार्षिक पेंशन की बात कही गई, यानी इनको 50,000 वार्षिक पेंशन की बात कही गई। और यह भी अंग्रेजों ने कहा कि किसी भी यूरोपीय से अगर आप संधि समझौता कर रहे हैं तो हमसे पूछेंगे या
किसी भी यूरोपीय से जो भी मित्रता आप करना चाहते हैं तो हमारी अनुमति के बगैर आप नहीं कर सकते। ये था जानशोर की कहानी इनके बारे में सादत अली खान के समय। अगला फिर ब्रिटिश का एक गवर्नर जनरल है, उसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली क्या करता है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लेकर आता है। तो अवध ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, अवध की सेना खत्म हो गई, अवध में एक अंग्रेज रेजिडेंट होगा, व्यय अवध देगा, भर्ती अंग्रेज सैनिक की होगी। यानी अवध ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, अवध की सेना जो भी थी वह समाप्त हो गई और अंग्रेज अवध जो है अब टैक्स वसूलने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की कहीं सेना की भर्ती नहीं कर सकता है और अवध में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा यानी सैनिक टुकड़ी रहेगा और उस सैनिक टुकड़ी की भर्ती अंग्रेज करेंगे और उनके जो तनख्वाह होगा देने के लिए वह अवध अपने राजस्व से देगा। देखिए कैसी परिस्थितियां कर रहे हैं दोस्तों। अगला ये वेलेजली था, यानी हमने आपको जानशोर के बारे में बताया, जानशोर ने कैसे अवध को लूटा, वेलेजली कैसे लूटे। अब अगला गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसने 1813-23 के मध्य युद्धों के खर्च एवं राजा की उपाधि देने के एवज में 2 करोड़ रुपए ले लिए। मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन्हें सादत अली खान को राजा की उपाधि देने में और हम आपके ऊपर यानी युद्ध के खर्च, मतलब हम आपके ऊपर युद्ध न करें इसके लिए यानी कि डरा करके आप हमें 2 करोड़ रुपया दीजिए ताकि हम आपके ऊपर युद्ध न करेंगे और आपको राजा की उपाधि देंगे। इसके लिए 2 करोड़ रुपए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लिए। हालात इनके ऐसे बीते दोस्तों नवाब के। अगला जब नवाब बनता है दोस्तों वह बनता है गाजीउद्दीन हैदर अली खान। गाजीउद्दीन हैदर अली खान दोस्तों अब आप सोचेंगे सर आप एक राजा कैसे मर रहा है कैसे नहीं मर रहा, उसका घटनाक्रम एक दूसरे से इंटरलिंक करके क्यों नहीं बता रहे हैं दोस्तों, वह जानने के लिए इतना जरूरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा नियंत्रण जो है दोस्तों 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हो गया था। अंग्रेज जिसे चाह रहे हैं उसे गद्दी पर बैठा रहे हैं, यहाँ पर आंतरिक कलह की कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों अगला जो नवाब बनता है अवध का वह बनता है गाजीउद्दीन हैदर अली खान। 1819 1827 के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे बादशाह की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि सादत खान को किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया था। और बादशाह की उपाधि जो है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसे दे रहे हैं? गाजीउद्दीन हैदर अली खान को। इसने लखनऊ में 76 महल का निर्माण करवाया था, यहाँ पर हमने लिखा है फैक्ट वाइज। इसकी वित्तीय हालत बहुत खराब हो गई थी तो लॉर्ड एमहर्स ने इसे युद्ध करने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे, यहाँ पर हमने लिखा भी है। इसकी वित्तीय हालत बहुत खराब हो गई थी, लॉर्ड एमहर्स ने इसे युद्ध करने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। यानी खाने के दाने पड़े हैं, मोहताज हैं, खाने के दाने के लिए मोहताज हैं, लेकिन युद्ध करने के लिए अंग्रेज जो है पैसा दे रहे हैं। यानी आप देखिए आतंक वाली कंडीशन जैसे होती है जहां लोग भूखों मरते हैं, लोग उन्हें भोजन नहीं देते हैं, भोजन देने के साथ साथ उन्हें हथियार भी देते हैं कि नहीं मारो तब हम जाकर तुम्हें भोजन देंगे। ऐसी परिस्थितियां दोस्तों बनाते हैं अंग्रेज। अगला जो है दोस्तों अवध का जो नवाब बनता है वह बनता है नसीरुद्दीन मोहम्मद अली। 1827 से 1837 तक इसका कार्यकाल है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 62 लाख रुपए इससे युद्ध के नाम पर लिए थे, यानी यह भी युद्ध के नाम पर लिया था ताकि हम आपके ऊपर हमला न करें, इसके लिए आप हमें 62 लाख रुपए दीजिए। लिए भी। यह नक्षत्र शास्त्र एवं ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। कौन? ये नसीरुद्दीन मोहम्मद अली। 62 लाख रुपए। तो पहली बात तो जो है दोस्तों इससे विलियम बेंटिंग ने ऐड लिए ताकि हम आपके ऊपर हमला ना करें। नक्षत्र शास्त्र ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, इसकी 20 देकर हत्या कर दी जाती है। हमने यहाँ पर लिखा भी है, इसकी 20 देकर हत्या कर दी जाती है। अगला जो दोस्तों नवाब बनता है अवध का वह बनता है मोहम्मद अली शाह। 1837 1842 के बीच बताया जाता है कि यह हुर्रों के महल यानी हुर्रों के महल का निर्माण करवाया था। कहां पर? करबला में करवाया था। अमजद अली खान अगला नवाब बनता है दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते रहिए। गोमती नदी के ऊपर पुल हजरतगंज और अमीनाबाद बाजार बसाया था। गोमती नदी के ऊपर पुल बन जाने से दोस्तों लखनऊ और कानपुर की दूरी जो है दोस्तों कम हो गई थी या जल्दी रास्ता क्रिएट पूरा हो जाता था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ अवध के जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी नवाब थे ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से यदि कहीं भी प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से समझ जाए दोस्तों। अगर आप भी इस वीडियो में नए हैं तो आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। हमने आपको इस तरीके से लिख के हमारा पढ़ाने का उद्देश्य दोस्तों यही है ताकि आपको
स्क्रीनशॉट अगर आप ले लें तब पर भी आपका पूरा कंटेंट मिल जाए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, एक बार देख लेते हैं वीडियो जूम करके, तो तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम क्लासेस डालते हैं। दोस्तों आप कहीं से भी पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए और कायदे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी एक सजग, सफल और निडर भारतीय बन पाएंगे। दोस्तों भारतीय होने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आप आलोचना और समालोचनात्मक तरीके से आप अपनी बातों को हर जगह रख सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।